हाँ तो छात्रों, आज मैं आपके सामने ये बीपीएससी का पहला क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने झलक बीपीएससी के बारे में बता दिया था, सिलेबस में कैसे क्या है नहीं है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम पहले बिहार से जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे बिहार का इतिहास हो, बिहार की राजनीति हो, हम पहले उस बिहार की इकोनॉमिक्स हो, बिहार का भूगोल हो, हम पहले ये बिहार देश को शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते जाएंगे कैसे। चलिए, तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार का राजनीतिक इतिहास। ठीक है, अब ये बिहार का राजनीतिक इतिहास आप देख सकते हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण सबसे पहले पॉर्टिजन द्वारा करने का प्रयास किया गया था। हालांकि जैसे ऋग वैदिक काल में प्रजा आश्रित शब्द जो बोला जाता था, वो जन शब्द का प्रयोग राजनीतिक इकाई के रूप में होता है। उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का प्रयोग होने लगा था। 600 ईसा पूर्व के आसपास कई जनपद जो था वो मिलने के बाद महाजनपद। तो अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये सबसे पहले ये देखेंगे कि ये राज्य कहां से आया, ये समाज कैसे बना, लोग कैसे एक जगह इकट्ठा होकर जुड़ने लगे, कैसे एक राजा का जैसे निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि ऋग वैदिक काल में जो लोग थे, लोगों के बारे में पता था। बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब सिंधु सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, तब काफी समय तक ऐसे ही रहा, कहीं कोई कुछ नहीं था। बाद में बहुत समय बाद आर्यों का आगमन हुआ। अब आर्यों के आगमन को लेकर सबका अलग अलग मत है, और सबका अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं ये विंध्य के क्षेत्र से आए, कुछ लोग कहते हैं हिमालय, कुछ लोग कहते हैं गंगा के दोआब वाले क्षेत्र से, कुछ कहते हैं तराई के, कुछ उधर से, कुछ इधर से, कुछ बलूचिस्तान को बताते हैं, कुछ मध्य एशिया को बताते हैं, कुछ मिस्र से बताते हैं। तो सबका अलग अलग मत है। लेकिन हकीकत कुछ लोग यही क्या कहते हैं, ये सोथी संप्रदाय को मानते हैं, सोथी सभ्यता बताते हैं कि जैसे आर्यों का आगमन वहां से हुआ, और ये सोथी जो है आपका सोथी क्या बोलते हैं इसको, सभ्यता, ये कहाँ राजस्थान है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये राजस्थान से आए हुए हैं। तो सबके बारे में अलग अलग मत है। तो चलिए, वो जो लोग ये जैसे भी आर्य आए, ठीक है, तो जब आए तो पहले ये लोग क्या रहते, कैसे रहते थे, एक छोटे छोटे समुदाय में रहते थे, छोटे छोटे समुदाय में। फिर कुछ और लोग आए और वे सब इन्हीं लोगों के साथ मिल गए। तो ये जो है पहले एक परिवार मान लीजिए मैं हूँ, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे यानी अपने जैसे 4-5 लोगों का एक हमारा फैमिली है। ठीक है, जब हम एक जगह रह रहे हैं तो एक और दूसरे जगह के जो लोग हैं उसके साथ फैमिलियों की संख्या कम है। अगर सपोज दैट कि मेरी फैमिली की संख्या ज्यादा है, हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो हम किसी भी परिस्थिति में सब मिलकर जैसे किसी भी क्या कहते हैं हम काम कर सकते हैं, किसी के साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हैंड होंगे उतने ज्यादा हम काम कर पाएंगे, उतने ज्यादा हमारे लिए ठीक है। तो हमें देखकर जो हमसे छोटे परिवार वाले लोग थे वो आकर हमारे साथ जुड़ गए, कहे कि हम भी आपके साथ रहेंगे, और जब हम भी आपके साथ रहेंगे तो आपकी ताकत और बढ़ जाएगी, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। जब हमारी एक छोटा सा 2 फैमिलियों का ग्रुप हो गई, एक और परिवार आकर हमारे पास मिल गए, एक और परिवार आकर 3-4 फैमिली मिल जाने के बाद हमारा एक धीरे धीरे क्षेत्र जो है ना, लोगों का संख्या बढ़ते जा रहा था। हम उतने ज्यादा धीरे धीरे, पहले हम एक मान लो कि जैसे चलिए भाई 10x10 या 10x50 या 50x50 के रूम में रहते हैं, या उतना जगह पे रहते हैं, इतना स्क्वायर फीट में रहते हैं। तो जब एक और फैमिली आकर हमारे साथ जुड़ गई तो थोड़ा सा और दायरा बढ़ेगा, लोगों की जगह संख्या बढ़ेगी, हम कुछ और काम कर सकते हैं। कोई भी बाहरी आक्रमण आएगी तो हमारे पास उतने हैंड आ गए। फिर जैसे 2-4 फैमिली और आकर मिल जाएगी तो हमारा परिवार जो है जैसे क्या कहते हैं 100-150 लोगों का हो गया। फिर कुछ दिन के बाद और आ गई। तो इस तरह तो जो कुछ लोगों का जो संगठन था, जो समूह था, उसको या तो पहले कबीला शब्द का यूज किया जाता था या फिर जन शब्द का यूज किया जाता था। जन जानते हैं, जन मतलब जनता, जन मतलब लोग, जन मतलब आदमी, जन मतलब इंसान। जन मतलब क्या, जन मतलब जैसे क्या कहते हैं जन मनुष्य को बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार जब कुछ ग्रुप बने, ग्रुप इकट्ठा हुए, जन कहा जाने लगा। ठीक है, तो सपोज दैट कि हमारा जैसे 150 लोगों का जैसे कहते थे एक ग्रुप है, तो हम 150 लोगों के जन हो गए, 150 लोगों का एक कबीला हो गई। चलिए, एक और 150 या 200 लोगों का कबीला आकर हमारे साथ मिल गया,
वो किसी और जगह रहते हैं और हमसे जैसे क्या कहते हैं आदान प्रदान करने लगे, हमसे दोस्ती करने लगे, हमसे व्यापार करने लगे, हमारे और उसके यहाँ आना जाना हो गई, ठीक है। तो और फिर क्या हुआ बाद में चल के, वो कहा कि चलो भाई जैसे हमारा ये अपना नाम है, तुम्हारा वो अपना नाम है, ठीक है, तो हम काहे नहीं जैसे क्या कहते हैं दोनों को मिला लेते हैं और एक बड़ा नाम हो जाएगा, हमारा एक बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, एक और आकर मिल गया। तब जाकर जैसे दो तीन जब जैसे क्या कहते हैं कबीले के लोग मिल गए तो जो है जनपद का रूप ले लिया, जनपद का रूप ले लिया। और फिर जो है कई सारे जनपद मिलकर उतने बड़े बड़े और भी जनपद जैसे क्या कहते हैं मिल गए एक साथ। तो जब ये सारे जैसे क्या कहते हैं जनपद मिल गए तो और भी इसका कई गुना ज्यादा क्षेत्र हो गया, कई गुना ज्यादा लोग हो गए, कई गुना ज्यादा जैसे क्या कहते हैं लैंड हो गई, तब जाकर वो क्या कहलाएगा, महाजनपद। यहां तक ठीक है। अब ये महाजनपद उस समय जो था वह 16 बताई जाती है, और उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वह था मगध। लेकिन चलिए ये यहाँ पे मैं आपको ये जनपद को मैं और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जितना तो लगभग लोग आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। चलिए सपोज दैट मेरा एक छोटा सा परिवार, और परिवार के जो सदस्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं, गार्जियन बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, अभिभावक बोलते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं। तो उसी तरह जैसे जैसे लोग आते गए, जुड़ते गए, वे लोग किसी न किसी एक को जैसे अपना हेड बनाया, फिर उसके नीचे जैसे सहायक के रूप में हुए, फिर कुछ और लोग आए, फिर जैसे सबके सहयोग से, सबकी सहमति से, तो इस तरह जो है यह क्षेत्र बढ़ते गया। और ये जो है क्या कहते हैं हेड का भी नाम बदलते गया। पहले ग्रामनी रखा गया, फिर जैसे ये मुखिया रखा गया, फिर जैसे ये पिता रखा गया, बहुत सारे बाद में जाकर जैसे क्या कहते हैं वो राजा तक सेनापति रखा गया, फिर जाकर वो राजा शासक सम्राट वगैरह वगैरह सब, उसके बाद जैसे उसी का बदला हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यही कह रहा हूं कि जब बहुत सारे जनपद एक साथ मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, महाजनपद। अब जब महाजनपद जो है उस समय 16 ऐसे महाजनपद थे, और उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो थे वो थे मगध। लेकिन उससे पहले मैं आपको जैसे ये 16 महाजनपद कौन कौन है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला एक नंबर में देख लेंगे, पहला महाजनपद जो था वो काशी उसका नाम था, और इसकी राजधानी कहां थी, वाराणसी, ठीक है। और वर्तमान में ये कहां है, वाराणसी, वाराणसी वही आज का बनारस कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। और ये कहां पर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जहां पे योगी सरकार है। फिर दूसरा नंबर का जैसे जनपद कौन था, महाजनपद कौन था, कोसल। राजधानी इसकी जैसे दो जगह थी, एक तो अयोध्या और दूसरा जैसे श्रावस्ती भी थी। वर्तमान स्थिति यह भी उत्तर प्रदेश में है। तो हम देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में हमारे पास जैसे क्या कहते हैं ये 2 महाजनपद उसके निकले, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर का जो महाजनपद था उसका नाम था अंग, देख सकते हैं आप। और ये अंग की राजधानी चंपा, और ये चंपा कहां है, आज के डेट में किस राज्य में पड़ेगी, यही है बिहार। 4 नंबर पर आ जाता है मगध, 4 नंबर पर ये आप मगध देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी राजधानी राजगृह, गृहव्रज कह सकते हैं। बाद में जैसे ये इसकी चेंज भी हो गई थी, पाटलिपुत्र भी आ गई थी, ठीक है। लेकिन ये राजगीर और गृहव्रज एक ही है, उसी का पुराना और नया नाम है। पुराना नाम गृहव्रज था और नया नाम राजगृह। चलिए, और ये भी कहाँ है, बिहार में। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में हमारे पास 2 महाजनपद आ गए, एक अंग आ गया, एक मगध आ गए। चलिए और देखते हैं, एक और जनपद है, महाजनपद है हमारे बिहार में, जिसका नाम है वज्जी, 5 नंबर पे। ये देख सकते हैं वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली, और ये कहाँ है, यह भी बिहार में है, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी तक, जो जितने भी हमारे सामने निकल कर आए उसमें से 3 बिहार, 2 यूपी में चले गए। अब हम आ जाते हैं आगे 6 नंबर पर। अगला महाजनपद का नाम क्या है, मल। अब ये मल, जिसकी राजधानी उत्तरी मल कह सकते हैं, कुशीनगर। फिर जब ये यहाँ पे कहा गया उत्तरी मल आ जाएगा तो फिर दक्षिणी मल भी आएगा,
ठीक है। तो इनकी दोनों जगह इनकी राजधानी थी। उत्तरी यानी ये कह सकते हैं कि इसकी राजधानी मल थी, ठीक है, चाहे वो उत्तरी मल हो या दक्षिण मल हो, ऐसे दोनों मल थी, ठीक है। अब दक्षिण मल में कौन सा जगह आता था? पावापुरी। और उत्तरी मल में कौन आता था? ये कुशीनगर, ठीक है। और यह कहाँ है वर्तमान में? ये दोनों जगह है, यूपी में भी है और बिहार में भी है। चलिए, सातवां महाजनपद चेदी है आपका, इसका राजधानी शक्तिमती। और ये कहां पड़ती है? ये देख सकते हैं आप, पंजाब राज्य। 8 नंबर पर आ जाइए आप, वत्स। देखिए यूपी का एक और आ गया, वत्स, राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश, ठीक है। छठा में देखते हैं, छठा में है आपका पुरू, ये हरियाणा में पड़ती है, ठीक है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसके पुराणों में जिक्र है, जिसको जैसे पांडवों ने बसाया था, ठीक है। वर्तमान स्थिति हरियाणा। 10 नंबर पर देखते हैं पांचाल, पंचाल, ठीक है, जहां पांचाल वही पांचाली के बारे में जानते होंगे। पांचाली कौन थी? पांडवों की पत्नी थी। और इसकी राजधानी उत्तरी पंचाल, और अहिछत्र भी आप कह सकते हैं, तथा कामपिल्य भी थी, दक्षिणी पंचाल भी था। उत्तरी पंचाल में अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल में कामपिल्य, ठीक है। तो ये इसकी 2 राजधानी थी। और स्थिति देख ले आप पंजाब वर्तमान का। चलिए, 11 नंबर का महाजनपद कौन है? मत्स्य। ये राजस्थान, विराटनगर इसकी राजधानी हो गई, और वर्तमान स्थिति राजस्थान आप देख सकते हैं। चलिए 12 नंबर पर आते हैं। 12 नंबर पर है सूरसेन, यह भी यूपी में चला गया। मथुरा है इसकी राजधानी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 13 पर देखते हैं, 13 पर अगला महाजनपद है, उसका क्या नाम है? अस्मक। अब इसकी राजधानी पाटन या पोतन जो कह सकते हैं आप। वर्तमान स्थिति ये आंध्र प्रदेश में चली जाती है। 14 नंबर पर है आपका अवंती, अवंती, इसकी राजधानी उत्तरी अवंती में उज्जैन और दक्षिणी अवंती में माहिष्मती। माहिष्मती का नाम आप जरूर सुने होंगे बाहुबली में। चलिए, इसके बाद है आपका, और ये माहिष्मती कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। 15 नंबर पर देखते हैं गांधार। ये आज के डेट में ये गांधार, गांधारी समझ में आ गई होगी। और गांधार जो है, जहां का मामा बहुत फेमस था, शकुनी, ठीक है, जो अब ये अफगानिस्तान में चली गई है। और गांधार की राजधानी तक्षशिला। और तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है भारत की, है नहीं थी, जो पाकिस्तान में चली गई है। इसके कुछ क्षेत्र कुछ अफगानिस्तान में चला गया, ठीक है। तो ये तक्षशिला, और ये कहाँ है? वर्तमान स्थिति जो है इसकी अफगानिस्तान, ठीक है। 16 में आते हैं कम्बोज, राजधानी क्या है इसका? हाटक। और यह भी कहाँ है? अफगानिस्तान। तो इस तरह हमने क्या देखा कि अफगानिस्तान में 2 गया है, मध्य प्रदेश में हमारे पास एक ही निकल कर आई है, आंध्र में भी कुछ निकल गई, सबसे ज्यादा यूपी और बिहार में है, ठीक है। अब ये 16 महाजनपदों में से अगर चर्चा होगी कि इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था, तो सीधी सी बात है मगध। अब मगध जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों था? अब किसी को भी यही से क्या कहते हैं, शक्तिशाली होने के लिए या महत्वपूर्ण होने के लिए उसमें खास बात होनी चाहिए, उसमें खास गुण होने चाहिए, उसमें बहुत सारे जैसे साधन उसके होने चाहिए। जब तक खास नहीं होगा तब तक लोग हमको क्यों जैसे महत्व देगा? जैसे सब है, मैं भी हूँ। तो चलिए, इसकी क्या क्या खासियत है वो हम देख लेते हैं। वैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैप में भी देख सकते हैं। मैंने जितने जनपद के बारे में पढ़ाया हूँ वो सब आपको यहाँ पे इस मैप के द्वारा देख लीजिए। यहाँ पे यही है 16 महाजनपद। कम्बोज मैंने बताया था, कुरु देख सकते हैं, कौशल, मल्ल, वृत्त, मत्स्य, अवंती, ये सारे जो है ना, ये अब यहाँ से ये सारे महाजनपद आपको ज्यादातर जनपद आपको यहीं तक सब यहीं पे मिल जाएगी। ये क्षेत्र जो देख रखते हैं, ये वाला क्षेत्र जैसे अफगानिस्तान में चला गया है, जिसको हम गांधार कहते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो है आपके महाजनपद यही है,
ठीक है। अब चलिए, अब मैंने अभी चर्चा किया था कि इसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद जो था वो कौन था। ये है हमारा बिहार, ये है मगध, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। और क्यों था तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब इसके होने के पीछे कारण चर्चा करते हैं थोड़ा सा। यही चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। उपयुक्त 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद किसमें चला गया, कांधार, और कंबोज जो है ये कहाँ चला आया, अफगानिस्तान में स्थित। लेकिन गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है, तक्षशिला विश्वविद्यालय मैंने चर्चा किया था। इसमें से 3 महाजनपद जो है, 3 कौन कौन, मगध, अंग और वज्जी, ये 3 महाजनपद कहाँ है, ये बिहार में आप देख सकते हैं, ये बिहार में स्थित है। क्वेश्चन आपको दे देगा बिहार में कितने महाजनपद स्थित है, 3 कौन कौन से, मगध, वज्जी, अंग, ठीक है। पाकिस्तान में वो एक चली गई है गलती से, तक्षशिला, यहाँ पे देख सकते हैं, और अफगानिस्तान में 2 चला गया, ठीक है। और अंग कहाँ है, अंग बिहार में कहाँ पे, तो बिहार में ये आपको जैसे ये भागलपुर वर्तमान, ये आप देख सकते हैं, चंपा के निकट, ठीक है। अब चलिए इसमें से जो देखते हैं ऊपर तक, ये यहाँ पे देखेंगे। अब 5 महाजनपद अपनी भौगोलिक आर्थिक स्थिति के कारण शक्तिशाली होकर उभरे और 5 में से निम्नलिखित शासकों के अधीन होकर उठे थे। अब इसमें से जो मेन जो था, ये 5 महाजनपद जो था वो 16 में से, इसके बारे में लोग ज्यादातर जानते हैं। पहला जो था मगध, ये हर्यक वंश बिंबिसार के नेतृत्व में मगध साम्राज्य था। दूसरा था इक्ष्वाकु वंश के महाराज जो थे प्रसेनजीत के नेतृत्व में ये कौशल। तीसरा पौरव वंश, उदयन के नेतृत्व में वत्स, प्रद्योत्सेन के नेतृत्व में अवंती, 8 गणसंघों के नेतृत्व में वज्जी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि मगध जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों था, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि मगध जो है वो है कहां। तो मगध शब्द, पहले ये देख लेते मगध शब्द निकल कर कहां से। तो मगध शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कहां किया गया था, अथर्ववेद में, याद रखिएगा, अथर्ववेद में मगध का प्रयोग जो है, मगध शब्द का प्रयोग या मगध शब्द का उल्लेख कहां मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलती है। और यह मगध क्षेत्र में जैसे कहा कौन कौन सी जगह आते हैं, तो वर्तमान में देखते हैं बिहार का, ठीक है, गंगा का दक्षिणी भाग, और ये दक्षिणी भाग में कौन कौन आ जाते हैं, मूल रूप से पटना आ जाएगा, गया आ जाएगा, नालंदा आ जाते हैं, नवादा, औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद 2 है, एक महाराष्ट्र में, लेकिन इसके बाद नाम बदल दिया गया महाराष्ट्र वाले का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 पूरे पांडव हैं। तो ये 5 मिलाकर को जो है ना, ये मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद कह सकते हैं ना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और ये मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु कहाँ था, राजगृह कहिए या आज के डेट में राजगीर कह सकते हैं। लेकिन बाद में जब पाटलिपुत्र की स्थापना हो गई तो फिर उसको जैसे राजधानी चेंज हो गई तो पाटलिपुत्र आ गई थी। और ये महाजनपदों में जैसे कहते हैं ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है, तो इसके जैसे कई कारण है। सबसे पहला कारण जो आ जाता है, देखते हैं इसके उत्कर्ष के कई कारण। पहला है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक स्थिति क्या है इसकी, पहले वो हम देख लेते हैं। मगध जो है यह चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मगध की जो राजधानी है, आप देखेंगे मैप में जाकर, चारों तरफ से वह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो स्वाभाविक है जब चारों तरफ से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे तो जैसे कोई बाहरी आक्रमण तो करेगा नहीं, उतना ऊपर चढ़ेगा फिर आएगा, तब तक तो ये लोग पहाड़ पर चढ़कर देकर अपना काम तमाम कर लेंगे। तो पहला तो शक्तिशाली था कि जल्दी कोई बाहरी आक्रमण यहाँ पे मगध पे नहीं कर सकता था, ठीक है। तो पहला जैसे क्या कहते हैं, ये मेन कारण था। दूसरी क्या कारण था कि यह यहाँ से मगध से जो है गंगा और सोन नदी गुजरती थी, ये देख सकते हैं, गंगा और सोन नदी यहां से होकर गुजरती थी। और जब नदी यहां से होकर गुजरेगी, हम कहते हैं अगर हम नदी के किनारे रहते हैं तो नदी के किनारे वाला जो भाग होगा
फायदा है कि नहीं? सबसे ज्यादा फायदा ये है कि खेती के लिए वो हमें जैसे बहुत ज्यादा उपजाऊ मिलेगी, और जब जमीन उपजाऊ है तो पैदावार ज्यादा होंगे, पैदावार ज्यादा होगी तो जैसे स्वाभाविक है हम ऑटोमेटिकली जैसे संपन्न कहलाएंगे। ठीक है, और इतना ही नहीं, नदी के किनारे होने से जल की भी जैसे सिंचाई के लिए भी हमें टेंशन नहीं था। तो दूसरी जैसे क्या कहते हैं, इसका मेन होने के कारण में क्या कहते हैं, संपन्न होने के कारण, संपदा संपन्न होने के कारण क्या था कि यहाँ से गंगा और सोन नदी के गुजरने की वजह से यहाँ की जो घाटी, यहाँ की जो नदी थी, यहाँ की जो जमीन थी वह ज्यादा उपजाऊ थी। अब देख सकते हैं गंगा की दक्षिणी घाटी अधिक उपजाऊ थी, जो कृषि के लिए ज्यादा उत्तम थी। क्लियर है? तो मैंने बता दिया। और जब यहां से दो दो नदियां निकलेगी तो एक तो हमारे पास सड़क मार्ग तो था ही, नदी मार्ग भी हो जाएगा, जल यातायात की भी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, अगर सड़क मार्ग जिन लोगों या कह रहे जिन राज्यों में नहीं है उतना डेवलप, वो नदी मार्ग से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे व्यापार कर सकते हैं। और जब ये दोनों मार्ग हमारे यहाँ खुले हुए हैं तो जिसको जिस मार्ग से आना हो व्यापार करने के लिए वो आ सकते हैं। और जब व्यापार होगी तो स्वाभाविक है हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी, रोजगार मिलेगी तो राजस्व की प्राप्ति होगी, राजस्व की प्राप्ति होगी हम संपदा कहलाएंगे, संपदा प्रदेश कहलाएंगे हमें कहीं किसी चीज की। तो यही वजह थी। तो एक तो भौगोलिक वजह से जैसे क्या कहते हैं, मगध जो है, मगध साम्राज्य जो है वो काफी जैसे ये था, या फिर महाजनपद, मगध महाजनपद कह सकते हैं ना, कि काफी खास होता है। एक तो भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक और कारण था इसका, खनिज पदार्थों की उपलब्धता। अब यहाँ पे जो खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा थे, खासकर देखिए तांबा और लोहा, ये देख सकते हैं मगध के दक्षिणी भाग में लोहा, तांबा तथा वन संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं, अगर हमारे पास तांबा का ये है तो हम तांबा का तो बहुत सारे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे उपकरण बना सकते हैं। लोहा है, सबसे ज्यादा प्रयोग जैसे लोहे का होता है। चाहे ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट है, ऐसा कोई भी क्षेत्र है, ऐसा कोई भी विभाग है जहां पे लोहे का प्रयोग नहीं हो। हमें खेती करना है, लोहे के उपकरण बनाने पड़ेंगे, लोहे के जैसे कृषि यंत्र बनाने पड़ेंगे। हमें युद्ध लड़नी है, लोहे के जैसे तलवार, लोहे के हथियार हमें बनाने पड़ेंगे। हमें किसी भी कारखाने के उद्योगों की स्थापना करनी है, उसके लिए क्या चाहिए? लोहा ही चाहिए ना। वो मशीनों को बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दो चीज होने की वजह से, खासकर लोहा होने की वजह से हम और भी ज्यादा समृद्ध हो गए थे। और तांबा तो जैसा हमारे यहाँ जैसे पहले से ही था। ठीक है, तो इन दोनों चीज की वजह से जैसे क्या कहते हैं, ये हमारा जो क्षेत्र था वो काफी समृद्ध था। और इतना ही नहीं, वन संसाधन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोहे की उपलब्धता के कारण उत्तम हथियार बनाने में सहायता मिली तथा कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि हुई। जब हमारे पास आधुनिक उपकरण होंगे, लोहे के उपकरण होंगे, तो उत्पादन जैसे क्या कहते हैं, हम ज्यादा वर्क करेंगे खेतों में। जमीन हमारे पास पहले से ही उपजाऊ है, तो केवल खेत जोतना है, अनाज डालना है, सिंचाई का भी हमें टेंशन नहीं है। नदी किनारे होने की वजह से उसको पानी ऑटोमेटिकली मिल रही है, जमीन नमी रहती है। ठीक है, तो ये दूसरा कारण यह भी है। तीसरा देखते हैं, अनगण राज्यों का पतन। जब मैं ये कहता हूं कि अगर हमारा राज्य विकसित हो रहा है और बगल वाला राज्य उतना विकसित नहीं हो रहा है, तो वो राज्य चाहेगा कि अगर मैं विकसित के साथ मिल जाता हूं तो हम भी विकसित हो जाएंगे या हमें भी उसका बेनिफिट मिलेगी। जैसे कि आप ये देख ले कि अगर कोई शक्तिशाली देश है, कोई भी आज के देश, कोई भी कमजोर देश शक्तिशाली देश के साथ क्यों मिलना चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई अन्य देश हम पर आक्रमण करेगा और अगर मेरा ये शक्तिशाली देश मित्र है तो हमें यही से क्या कहते बचाएगा, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले। इसी के लिए तो देखेंगे G7, G8, G10, G11 जितने भी ये देशों का जो ग्रुप है ना, इसका संगठन बना हुआ है, इसका जैसे क्या कहते हैं जरूरत पड़ रही। तो ठीक उसी तरह से जो छोटे छोटे जो गणराज्य थे सब इसमें मिलते गए।
और इसका एक कारण और भी था, ये धार्मिक दृष्टि से भी जैसे सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही वो क्षेत्र था जहां पे बौद्ध भी जैसे जन्म हुए थे, बौद्ध धर्म का भी जैसे क्या कहते हैं शुरुआत यहीं से हुआ, और जैन धर्म का भी उदय यहीं से हुआ, जिससे कि इसके समर्थन के लिए जैसे यहाँ के राजा सब जो है दोनों धर्मों को जैसे समर्थन दिए, जब क्या कहते हैं यहाँ के शासक समर्थन देंगे तो जैसे जनता को तो जानते हैं कि भक्ति में कुछ ज्यादा ही धर्म वगैरह पर विश्वास करते हैं, और जब राजा समर्थन करेंगे तो जनता ऑटोमेटिकली राजा का समर्थन करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे वहां की जनताओं ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समर्थन के कारण उस क्षेत्र की जनता द्वारा शासकों को बड़े पैमाने पर सहयोग प्रदान किया गया, जिसके वजह से मगध जो है काफी ताकतवर, समृद्धशाली, उन्नत, जितना भी कहिए कम है वो अपने जमाने का, लेकिन आज से अगर हम तुलना करें तो आपको पता है। खैर छोड़े, अब हम देखते हैं कि ये मगध पर जो है, वैसे तो कहावत है कि सबसे पहला शासक जो था वह बिंबिसार यानी हर्यक वंश से स्टार्ट होती है, लेकिन हर्यक वंश से भी पहले एक बृहद्रथ वंश था। वही बृहद्रथ वंश था जिसका बेटा जरासंध, जिसकी चर्चा आप और हम पुराणों में भी पढ़े हुए हैं, और जरासंध की युद्ध किससे होती है? मल्ल युद्ध भीम से होती है, और वो इतना शक्तिशाली था कि आसपास के बहुत सारे देशों की, तो वहां से मगध साम्राज्य की शुरुआत होती है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए हालांकि जैसे उतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी बृहद्रथ वंश से आप समझ सकते हैं मगध साम्राज्य का उदय, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यहीं से होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यद्यपि मगध का प्रथम ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश है, लेकिन पौराणिक स्रोत के अनुसार मगध का प्रथम वंश बृहद्रथ वंश था। क्लियर है? पहला वंश अगर कोई पूछ दे पौराणिक दृष्टिकोण से पूछेगा तब तो हम सीधा बृहद्रथ वंश मारेंगे, लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पूछेगा तो हम हर्यक वंश मारेंगे। तो यहां पे आपको याद रखना है, पौराणिक दृष्टि से, पौराणिक ग्रंथ के अनुसार तो बृहद्रथ वंश, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो हर्यक वंश। ठीक है, और देख सकते हैं कि मगध साम्राज्य का उदय भी जो हुआ था इसी के काल में, इसी के नेतृत्व में इसका उदय हुआ था। ठीक है, इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इनके पिता का नाम चेदीराज वसु था। बृहद्रथ के पिता कौन थे? वसु, और इसकी राजधानी वसुमती, गरीबरथ कही, या कुशाग्र, ये सब वही नाम है, उसी का पुराना नाम सब है। ठीक है, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा जरासंध हुआ। मैंने बताया भी था आपको, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था जरासंध। महाभारत में जरासंध एवं भीम के बीच मल्ल युद्ध का वर्णन मिलता है, मैं पहले बता चुका हूं। एक मान्यता के अनुसार राजगृह की चट्टानों में, अगर आप राजगृह घूमने जाते हैं तो इसके चट्टानों पर जैसे इसके पद चिन्ह मिलेंगे युद्ध के, कैसे कैसे हुआ था, दसे पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, आपको अगर मौका मिले तो वहां जाकर घूम सकते हैं। ठीक है, पद चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। इसे काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, कलिंग, काश्मीर, कंधार राजाओं को भी पराजित किया था। आप देख लीजिए, यही जरासंध जो था, इसने काशी के राजा कौशल हो, चेदी हो, मालवा हो, विदेह हो, अंग हो, कलिंग हो, काश्मीर हो और कंधार, कोई भी राजा हो किसी को नहीं बख्शा इसने। यहां तक कि आप देख सकते हैं कश्मीर तक चला गया, अफगानिस्तान तक चला गया, ये यहां बिहार से। ठीक है, ये पटना से, तो इतना ज्यादा कोई इसके सामने नहीं टिकता था। क्लियर है? लेकिन जरासंध की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना, और इस बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो था वह कौन था? रिपुंजय। इसलिए क्योंकि जो इसके जो मंत्री थे, जिसका नाम पुलक था, इसके मंत्री का, बृहद्रथ वंश का जो मंत्री था पुलक, इसने इस रिपुंजय, इस अंतिम शासक की हत्या कर दी। उतना जैसे क्या कहते हैं कुशल नहीं होगा, उतना वीर नहीं होगा, भोग विलास में समय क्या कहते हैं समय बिताता होगा, इसीलिए मंत्री ने इसकी हत्या कर दी। और स्वाभाविक है, हत्या क्यों करेगा? जरूर अपने बेटे को राजा बनाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके मंत्री पुलक ने क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी और अपने पुत्र को राजा बना दिया। तो ये कहावत है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो यहां भी इसके इस पुलक के साथ भी वही हुआ। उसी के राज्य का एक दरबारी, नाम देख लीजिए, महिया याद रखिएगा,
ने पुलक को भी मार दिया और उसके पुत्र जिसको उसने पुलक ने राजा बनाया था, ये दोनों को मार दिया। और मह्य का पुत्र था जिसका नाम था बिंबिसार, इसने अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया, ये देख सकते हैं। और यही बिंबिसार से हर्यक वंश की जैसे नींव पड़ जाती है। तो यहां तक आपको हर्यक वंश से पहले कम से कम आपको इतना चीज तो पता हो गई कि हर्यक वंश से पहले कौन सा वंश था, बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश का जो था वो कौन था, राजा कौन था, बृहद्रथ था, बृहद्रथ वंश का संस्थापक। और उसके पिता वसु था, कहा चेदीलाल वसु के नाम से जाने जाते थे वे। राजधानी कहा वसुमती, वसुमती का है, कुशाग्रपुर का है, या गिरिब्रज कह सकते हैं। और इस वंश का, बृहद्रथ वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था, जरासंध था। और इसका अंतिम राजा रिपुंजय। और अंतिम राजा क्यों कहेंगे, क्योंकि रिपुंजय को उसके जो मंत्री था पुलक, उसने उसकी हत्या कर अपने बेटे को राजा बना दिया। लेकिन पुलक का जो दरबारी था उसने पुलक और पुलक के बेटे अर्थात जो राजा था उस समय दोनों को मार दिया, और जिसका नाम क्या था, मही। और उसने क्या करी कि उसने अपने बेटे बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया। और जब बिंबिसार गद्दी पर बैठा तो बिंबिसार से ही ये हर्यक वंश की जैसे क्या कहते हैं नींव पड़ गई। और इसलिए हर्यक वंश की स्थापना का श्रेय जो है ना, या संस्थापक का श्रेय बिंबिसार को जाता है। यहां तो कोई दिक्कत इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको इतिहास में जो है ना ये हर्यक वंश से ही मिलेगी, ये हर्यक वंश से। हाँ, इसके पॉइंट जो है ना कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये इसको लिख लीजिएगा। देखते हैं, जरासंध की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो था कौन था, रिपुंजय था, जिसकी हत्या जो है उसके मंत्री पुलक ने कर दी और अपने पुत्र को राजा बना दिया। यहीं तक रखा। लेकिन ये पुलक और इसके पुत्र को किसने मार दिया था, मही ने मारा था। और उसने अपने पुत्र को राजा बनाया, और उसका पुत्र कौन, बिंबिसार। क्लियर है। अब इसके आगे की कहानी देख लेंगे। मगध एवं बिहार शब्द का उल्लेख जो है सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि अथर्ववेद में हुआ है। और भारत का प्रथम साम्राज्य मगध साम्राज्य को माना जाता है, यानी लगता है कि पूरे भारत का जो पहला राज्य जो था, साम्राज्य जो था, वह मगध ही था। ठीक है, माना जाता है। जिसका संस्थापक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये बिंबिसार, या इसको आप श्रोणिक भी कह सकते हैं, पूछ देगा। हाँ, श्रोणिक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बिंबिसार। ठीक है। और काशी को लेकर अजात शत्रु और प्रसेनजीत के बीच जो है युद्ध हुआ, जिसमें प्रसेनजीत पराजित हुआ और उसे भागकर श्रावस्ती में शरण लेनी पड़ी। और ये अजात शत्रु कौन है, अरे बिंबिसार का बेटा है, और उसने भी वही करी ना, अपने बाप को मार के राजा बन गया। चलिए देखते हैं आगे बिंबिसार, थोड़ा बिंबिसार पर हम लोग ध्यान देते हैं। 544 से 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व जो है ये बिंबिसार का शासन काल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका शासन काल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इससे पहले का जो चीज है उसको आप देख लीजिए, और बिंबिसार से आपकी क्लास में जैसे क्या करें अगले क्लास से लेकर आता हूं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।